नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। सहयोगी और ओबीसी है जिधर, क्या जीत भी मिलेगी उधर? इस सवाल के साथ आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। सवाल इसलिए भी है क्योंकि 2024 के चुनाव की करीब आती तारीखों की 20 सियासी दलों की रणनीति भी खुलकर साफ होती नजर आ रही है। इसे दो अलग अलग तरह से समझिए। एक तरफ 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना का ऐलान कर दिया है। पीढ़ियों से किसी खास कौशल पर काम करके रोजगार कमाने वालों के लिए खास योजना। तो दूसरी ओर निषाद पार्टी के स्थापना दिवस पर एक प्रोग्राम जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने भी हिस्सा लिया। अब इसको सियासी चश्मे से देखा जाए तो विश्वकर्मा वो योजना है जो ओबीसी वोट को अपने खाते में लाने के लिए बीजेपी का बड़ा दाव माना जा सकता है। तो दूसरी तरफ संजय, निषाद और ओपी राजभर एक साथ दिखे, ये अपने आप में इस बात के संदेश की तरह समझा जा सकता है कि कुनबे का हर एक सहयोगी साथ खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का भी खास फोकस ओबीसी वर्ग पर है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहले अपनी कार्यकारिणी टीम में कई ओबीसी चेहरों को जगह जो दे चुके हैं, यानी विपक्ष भी ओबीसी पर फोकस कर रहा है। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं। तो न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, बीजेपी ने बनाया प्लान, विपक्ष का कहां है ध्यान? मोदी विश्वकर्मा को मनाएंगे तो पिछड़े साथ आएंगे, सहयोगी निभाएंगे साथ तो 2024 में क्या बनेगी बात? ओबीसी को साथ लेकर पूरा होगा चुनावी सफर। बीजेपी के ओबीसी प्लान का मुकाबला कैसे करेगा विपक्ष? यह हम सवाल पहले बयान सुनवाते हैं और इसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे तमाम सवालों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले उस विश्वकर्मा योजना को समझिए जिसका जिक्र पहले पीएम मोदी ने किया, फिर उस पर मोदी कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी। जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। बांस की टोकरी, झाड़ू, पारंपरिक खिलौने, माला, फूल सजाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बुनने वाले, नाव बनाने वाले, औजार बनाने वाले, ताले चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रूरल इकोनॉमी में, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिसकी एक आज भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। उस बड़े वर्ग को एक नया आयाम देने के लिए विश्वकर्मा योजना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के इस दांव पर विपक्ष की तरफ से भरपूर बयानबाजी हो रही। बीजेपी पर हमलावर होते हुए विपक्ष क्या तर्क दे रहा है, ये भी सुनिए। जनता बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। अब जनता, उसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, युवा, महिला सभी हैं। तो ये जनमानस देख रहा है कि अपने सत्ता स्वार्थ के लिए कौन से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल रहे हैं और कौन है जो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर जात के नाम पे योजनाएं शुरू करने का काम करना पड़ा है तो भाजपा ने कभी गुरेज नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को जातवाद पे, भ्रष्टाचार पे, परिवारवाद पे बोलने का कोई हक नहीं है। देश की जनता आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। और मेहमान जुड़े हुए परिचय करा दे, इकबाल अहमद जी कांग्रेस नेता, कीर्तिनिधि पांडे जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इसके अलावा डॉक्टर दयाराम भार्गव जी प्रवक्ता एसबीएसपी और वीरेंद्र भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। हालांकि सियासी नजर क्या है, सियासतदान क्या सोचते हैं, उससे पहले वीरेंद्र सर विश्लेषण जरा कीजिए। इस योजना को लेकर कहा जा रहा है, अगर राजनीति के जानकारों की माने
तो ओबीसी वोटर्स को फोकस करके ये विश्वकर्मा योजना और आने वाले समय में कहा जाए कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस बाकी दल वो भी ओबीसी गैर यादव को छोड़कर, नॉन यादव को छोड़कर जो 43% वोट कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, जो अब तक 14 से लेकर 22 तक बीजेपी के खाते में गिरा है ज्यादातर, उस पर सेधमारी की ये कोशिश है। लेकिन बीजेपी लगातार अपने किलो को मजबूत कर रही है। देखिए, ये जो विश्वकर्मा योजना आई है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से लगातार इस पे फोकस रहा है और 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद ओडीओपी योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जो लघु उद्योग और जो माइक्रो मिनी एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको लगातार इसके को सरकार प्रमोट कर रही है और इसमें सारे समाज के पिछड़े वर्ग के लोग ही हैं। और एक योजना पहले ही चल रही है, विश्वकर्मा सम्मान योजना यूपी में, और वो खासी सफल है। और आपको ध्यान हो, मार्च 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद जो बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ था महाराष्ट्र से गुजरात से यूपी में और लाखों लेबर वापस आए थे, उसके बाद से एक नई योजना शुरू हुई, श्रम पोर्टल। तो जितने असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उसमें बड़ी संख्या में यूपी में श्रमिकों ने अपना उसमें पंजीकरण कराया है और उनको अनेक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ओवरऑल केंद्र सरकार का, यूपी गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है कि समाज के जितने भी वंचित वर्ग हैं, जो असंगठित वर्ग हैं, जिनके पास सामाजिक सुरक्षा का कोई भी कवच नहीं है, कोई भी उनके पास कवर नहीं है, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए और उनको एक सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का उनको कवर दिया जाए। तो आप अगर 2014 से जो अनेकों योजनाएं चल रही हैं, जैसे गरीबों के लिए पेंशन योजना है या स्वास्थ्य योजना है या आयुष्मान भारत है, तो ये योजना भी कोई जाति स्पेसिफिक नहीं है। विश्वकर्मा को दर्जी कोई जात नहीं होती है या इवन नाई भी कोई जात नहीं है। अब तो हर वर्ग के लोग इस काम में हैं। तो जिस वर्ग को ये योजना अंततः जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, खास करके जो एमएसएमई सेक्टर के हैं, जो पहले से ही ओडीओपी योजना में कवर्ड है, ज्यादातर तो अब अगर देखा जाए तो इन्हीं जातियों से ही लोग आते हैं। अगर जो बढ़ाई का काम कर रहा है या देखा जाए विश्वकर्मा समुदाय, देखिए बढ़ई अब कोई जात नहीं है, बढ़ई में सभी वर्ग के लोग हैं, सभी जाति मजहब के लोग हैं। ये एक प्रोफेशन है और फर्नीचर अब एक बाकायदा ग्रोन अप इंडस्ट्री है यूपी में, देश के अन्य भागों में। तो ये कोई भी व्यवसाय किसी जाति विशेष का अब कोई मोनोपोली नहीं रह गया है। तो और इसका कुल उद्देश्य इसे ओबीसी वोट बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है, संदेश जाए कि विश्वकर्मा समुदाय जो समाज है, जो जाति है, न्यूमेरिकली इसका वोट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है विश्वकर्मा समाज का। लेकिन हाँ, चुनाव के पहले जो पिछड़ा वर्ग के समाज को एक सकारात्मक संदेश देने में इस योजना की कीर्तिनिधि पांडे जी, अगर हम यादव को छोड़ दें, बाकी ओबीसी वोट बैंक आप लोगों के खातों में गिरता रहा और सरकार बनती रही। 14 के बाद की बात की जा रहा है, अगर करें 14, 19 और 24 लोकसभा का चुनाव और इसके अलावा 17 और 22 विधानसभा का चुनाव, ये आपसी चिटका है वोट बैंक जो नॉन यादव है। लुभाने की लगातार कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन जो उम्मीद वो हमेशा टूटती रही है। और ऐसे में एक कदम आगे बीजेपी, कोई तोड़ है? देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़ों के हक की बात करती रही और लगातार हम उनके बीच में जाते रहे, उनको सचेत करते रहे और सरकार की कार्यशैली और सरकार की कार्यप्रणाली दोनों बताते रहे। और हमने जब योगी पार्ट 1 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पत्र लिखा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों का पूरा आरक्षण नहीं मिला, उनको दे दिया जाए। तो योगी जी ने कहा था कि अगली भर्ती में इसको समाहित करना, और जब अगली भर्ती आई तो हाईकोर्ट ने स्थगित। दूसरी बात, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार सदन में भी पूछे, गोरखपुर विश्वविद्यालय से लेकर के उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में भर्ती और एक भर्ती निकाल करके
सारे विभागों में भर्ती की गई और जब ओवरऑल आप देखेंगे तो पिछड़े और दलितों का आरक्षण उस भर्ती में नहीं हुआ। तो हम इस सवालों को लेकर के लगातार उनके बीच में हम उनके अधिकारों को बता रहे हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की योजनाएं ला करके गुमराह कर रही है, आपको आपके अधिकारों से आपको वंचित करना चाहती है, नियुक्तियों में आरक्षण में गोलमाल कर रही है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 14 से 23 तक आप लोग बता रहे हैं, 17 से 23 तक आप लोग बता रहे हैं, लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। देखिए राहुल जी, सुन रही है जनता, सुन रही, इसलिए सुन रही है कि आप 22 का चुनाव देखेंगे तो कोटा परसेंटेज के मामले में समाजवादी पार्टी का जब से गठन हुआ तब से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा वोट ऑफ परसेंटेज 2022 के विधानसभा चुनाव। निगम का चुनाव हुआ, निगम के चुनाव में हम नगर निगम में तो नहीं जीत पाए, लेकिन टाउन एरियाज में नगर पालिकाओं में जितनी बीजेपी बढ़ी है उससे ज्यादा हम बढ़े। सीटों की संख्या देखेंगे तो हमारी ताकत बढ़ी है, लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब सवाल यह है कि कुछ लोग सौदागर हैं, पिछड़े समाज को लगातार गुमराह कर रहे हैं, उनके वोटों का सौदा कर रहे हैं, उनसे भी अभी समाज को सचेत करना है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और उनको बताना है कि जिन मूल मुद्दों के साथ इन दलों का गठन है। मुझे लगता है कि हमें लगता है कि कांग्रेस भी साथ देगी। इकबाल जी, मैं बता रहा हूं, जाति जनगणना का सवाल हो और जाति जनगणना के साथ साथ जो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करने का हो, और इकबाल जी जो लगातार भारतीय इकबाल जी देखिए, ये जो योजना है इसमें वाकई है ना धर्म का आधार न जाति का आधार, सभी समाहित हैं, यानी कि सभी को साथ दिया बीजेपी ने। प्रधानमंत्री जी को 15 अगस्त के दिन लाल किले से बोलना पड़ रहा है कि नाई समाज, बढ़ई समाज और जितनी भी जातियां काम करने वाली उनको जांच से उन्होंने बताया है कि हम इनके लिए कुछ करने जाते। अरे 9.5 साल में कुछ किया ही नहीं, उनको ना रोजगार दिया ना उनको काम दिया, महंगाई इतनी ज्यादा कर दी कि वो बेचारे खाने के लाले पड़ गए, बच्चों को पढ़ाने के लाले पड़ गए। आज वो लाल किले से कह रहे हैं कि मैं विश्वकर्मा योजना लाऊंगा, मैं नाई समाज के लिए करूंगा। अरे नाई समाज कोई समाज थोड़ी ना, नाई समाज तो एक परंपरा चली जा रही है, वो परंपरा को ये कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अब देश इनको ओबीसी दरकिनार करने जा रहा है। आज देश में किस तरीके से उनकी बोली निकल रही है, इसका मतलब है कि इनका साथ ओबीसी छोड़ चुका है। अब इंडिया जीतेगा और इंडिया का परचम लहराने जा रहा है 2024। कौन सा वर्ग छोड़ेगा? दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए, राजभर साहब भी चले गए, एनडीए के साथी हो लिए, निषाद भी हो गए। पूर्वांचल की खासकर बात करें, वहां तो बेहतर तो आरएलडी भी जा रहा है, लोकदल भी जा रहा है। जो पार्टी है ना वो परिवार पार्टी है, निषाद पार्टी नहीं है। बताइए ना किसको टिकट, किसके लिए टिकट मांगते हो? वो निषाद पार्टी नहीं है, वो परिवार पार्टी है। पता नहीं भार्गव जी आपकी बातों पर क्यों हंस रहे हैं? वो हंस रहे हैं कि वाकई में हम परिवार राष्ट्रीय लोकदल भी जा रहा है। अरे वीरेंद्र सर एक मिनट, वो अपने आप पर हंस रहे हैं। भार्गव साहब, समाजवादी पार्टी तो सारे ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ रही है, धरातल पर लड़ाई लड़ रही है। कीर्ति निधि जी की सुने, एनडीए से बाकी ओबीसी वोटर्स भाग रहे हैं। अगर कांग्रेस की सुने, और आप लोगों को तो परिवारवाद वाली पार्टी करार दे दिया गया। मुझे हंसी इस बात की आती है, सूप हंसे चलनियो हंसे, जेहमें छेद की कमी नहीं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, कांग्रेस ने जब किया नहीं तो ये ओबीसी समाज के साथ में भद्दी मजाक है। ओबीसी समाज में 4-5 जातियों को छोड़ दो तो सारी जातियों की दुश्मन समाजवादी पार्टी है। जब समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही, इनके सहयोग से कांग्रेस जो है केंद्र में रही, तब इनको नाई गोड़ याद नहीं आया, विश्वकर्मा लोहार याद नहीं आया, सुनार लोहार नहीं आया, इनको कोई भी याद नहीं आया। तब तो ये मस्त राम मस्ती में, आग लागे बस्ती में, तब ये नींद में सोते थे। इन्हें पता था एक मुफ्त वोट जो है, जो अति पिछड़ी जातियां वो मिल ही जाता है। तो इनको यही समझ में आता है। ये परिवारवाद की बात करते हैं, कांग्रेस खुद अपने परिवार में टूटा पड़ा है। कौन सी परिवारवाद की परिभाषा हमें बताते हैं? राहुल जी हमेशा डूबती नैया पे बैठते हैं, हमेशा डूबती नैया पे बैठते हैं। सुनिए, इसमें समाजवादी पार्टी की क्या गलती? आप जो 22 की बात कर रहे हैं। राहुल भाई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कितना जनाधार है?
हमको बता दीजिए। जिले में कांग्रेस का संगठन नहीं है, बताए हमारे भाई, किसी जिले में आप संगठन दिखाइए। अब भार्गव साहब, आप कांग्रेस की बात करेंगे तो वो कहेंगे हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं। दूसरी बात सुनिए राहुल भाई, और बात आती है, अभी हमारे भाई कीर्ति निधि पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानित है। इन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करी। ये किस मुंह से इस बात को चर्चा कर रहे हैं? आपकी 4 बार सरकार रही, आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करवाया जब कांग्रेस सरकार की आपके माध्यम से? उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कैसे लागू होगी। आप देखिए, जो कांग्रेस की बनाई हुई रोहड़ी आयोग थी, जिसके माध्यम से परिपाटी जो है आयोग पिछड़ों का बनता चला जा रहा था, रोहड़ी आयोग ने अपना जो है रिपोर्ट बना करके केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। अंतोगत्ता कुछ ही दिन में वो भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, पिछड़ों के दुश्मन कौन है ये जग जाहिर है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो अति पिछड़ी जातियां बोरा भर के राहुल भाई वोट देती थी, 4 बार सरकार बनाया तो ये नाम केवल MY का लेते थे। राहुल जी, आपको बताना चाहिए। राहुल जी 1 मिनट का वक्त चाहिए, भार्गव साहब को जवाब। दूसरी बात सुनिए, आपको 1 मिनट नहीं पूरा 5 मिनट दिलवाएंगे कीर्ति भाई, सुनिए। और जब जी तो दिलवा नहीं पाए भार्गव जी, साथ छोड़कर अलग चले गए। अपने फिर उससे तो लड़ ही नहीं सकते भार्गव जी ना। भार्गव जी बैसाखी वाली पार्टी है, बिना बैसाखी की नहीं सुन सकते। सुनिए राहुल भाई, इनसे पूछ लीजिए, ये बैसाखी वाले लोग। 1 मिनट कीर्ति निधि जी। किया गठबंधन, साथ टूट गया। 2019 में बसपा से गठबंधन किया, साथ टूट गया। 2022 में हमसे गठबंधन किया, साथ टूट गया। अपना क्या नाम महान दल से गठबंधन किया, साथ टूट गया। संजय चौहान की पार्टी से गठबंधन किया, टूट गया। RLD में टूट के कगार पे पड़ी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव जी, OBC का कोई चेहरा। कीर्ति निधि जी आएंगे आपके पास। बीजेपी के प्रवक्ता हरिशचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीच चर्चा में। हरिशचंद्र श्रीवास्तव जी, देखिए तमाम दलों की यही बात है, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करें, योजनाओं का झुंझुना बस दिया गया OBC समाज को, उनके लिए कुछ किया नहीं गया। 9.5 साल के बाद क्या जरूरत पड़ी कि PM को बोलना पड़ा विश्वकर्मा योजना के बारे में? उनका कहना है कि OBC वोट बैंक खिसक रहा है, इसीलिए ये सारी कवायद चल रही है। देखिए, जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं अपने अपराध बोध को कम करने के लिए बात कहते हैं। इनका अपराध बोध ये है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, आज जो कार्यकारिणी में उन्होंने OBC चेहरे लिए, ये भारतीय जनता पार्टी का समझिए, श्रेय दीजिए इसको। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्ग, समुदाय, जात समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया। माननीय विधानसभा सदस्य, माननीय विधान परिषद सदस्य, माननीय लोकसभा सदस्य, और सबको सत्ता में भागीदारी दी। वो पाल हो, बघेल हो, सैनी हो, प्रजापति हो, नाई हो, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसको हमारे नेतृत्व का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको हासिल करने के लिए और सबकी समृद्धि और खुशहाली के लिए, और लोकतंत्र की जो मूल आत्मा है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सबको साथ लेकर के चलने की जो संकल्पना है उसको करके दिखा दिया। इसलिए आज चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनकी तो मजबूरी हो गई। आप समाजवादी पार्टी की पिछली कार्यकारिणी को उठा कर देख लीजिए, कांग्रेस की कार्यकारिणी को उठा करके देख लीजिए, तो आप इन्होंने कब कमान दी OBC समाज के लोगों को? भारतीय जनता पार्टी तो जिले से लेकर के, बूथ से लेकर के और दिल्ली तक OBC समाज के लोगों को और सभी समाज के लोगों को नेतृत्व दिया, प्रतिनिधित्व दिया, सत्ता शासन में भागीदारी दिया, और सबकी समृद्धि और खुशहाली के लिए लोक कल्याण और गरीब कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे सबसे पहले उनका, लेकिन हरीशचंद्र जी, सबसे विपक्ष को समझ में नहीं आता। विपक्ष कहता है कि लॉलीपॉप दिया। हाँ, अब विपक्ष के पास तो वो भी नहीं था देने को। भारतीय जनता पार्टी को के काम से ये लोग इतने घबराए हुए हैं कि ये तरह तरह का
एक शिगुफा निकालते हैं जो उल्टा उन्हीं के ऊपर अभिशाप बन जाता है। कौन कहेगा कि लॉलीपॉप दिया, जब माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय सांसद, विधायक, जब अनेक लोग, आप जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, सब ठीक जगहों पे सुन लेते हैं। कीर्तिनिधि जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए राहुल जी सम्मानित हैं, तो आप इस तरह हरीश जी सुन लीजिए, आपके सहयोगी को कुछ कहना चाह रहे हो। अपराध बोध है। भार्गव साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं। भार्गव साहब ने समाजवादी पार्टी के साथ इनके नेता राजभर साहब ने 2022 में अलायंस किया। हम अगर सामाजिक न्याय के खिलाफ थे, हम अगर जाति जनगणना के खिलाफ थे, तो किन शर्तों के आधार पर 2022 में लोगों ने अलायंस किया? और अगर 2022 में हमारे साथ जाति जनगणना के सवाल को लेकर के, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट की सवाल को लेकर के, पिछड़े समाज के आरक्षण, राजभर की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर को सुनेंगे तो उनका केवल इतना ही कहना है कि इज्जत नहीं दी गई, जो गठबंधन का धर्म था वो नहीं निभाया गया। एक चीज आप याद है हमें। राहुल जी सुन लीजिए, राहुल जी 1 मिनट का वक्त दीजिए। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि जिन मुद्दों पर हमारा इनका अलायंस हुआ, क्या इनका वो मुद्दा सामाजिक न्याय रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी लागू कर देगी? क्या जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी वो बता सकते हैं कि वो किन मुद्दों के साथ एनडीए में शामिल हुए? एक मिनट भार्गव, ये जो हरीश चंद्र जी कह रहे थे कि अपराध बोध हो रहा है इसलिए पिछड़ों की बात कर रहे हैं, हम इनको बधाई देते हैं। इसी चर्चा में कोई कह रहा था, भार्गव जी की पार्टी को कोई कह रहा था कि डूबती नैया पर सवार हो रहे हैं। एक मिनट सुनिए, 1 मिनट राहुल जी। हरीश चंद्र जी को बधाई दूंगा, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो पिछड़ों की बात कर रहे हैं अपराध बोध कर रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री को भी अब अपराध बोध हो रहा है। प्रमुख बना रहे हैं, जिला पंचायत बना रहे हैं, तमाम गिनती करा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं बनाएंगे, इंटर कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बनाएंगे। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों का पूरा वही अटक गए कीर्तिनिधि जी। आप ये भारतीय जनता पार्टी साजिश करती है। वीरेंद्र सर उनको सामर्थ्यवान बनाने में साजिश करती है और हम बधाई देंगे हरीश वीरेंद्र सर। देखिए सवाल ओबीसी वोट बैंक का, सब जानते हैं कि ओबीसी वोट बैंक कितना अहम है उत्तर प्रदेश में। नॉन यादव को छोड़ दें हम तो ये करीब 43% है। आ रहे हरीश जी 1 मिनट, आ रहे हैं कीर्तिनिधि, मैं समझ रहा हूँ, आ रहे हैं 1 मिनट। तो क्या लगता है कि इसमें बीजेपी अव्वल है और यही वजह कि अपनी राज्य कार्यकारिणी में बदलाव समाजवादी पार्टी को भी करना पड़ा, और ये कहा जा रहा है कि कहीं इससे जो यादव वोटर है वो ना छिटक जाए समाजवादी पार्टी से। मैं आपकी बात जी 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सारे राजनीतिक समीक्षकों का, सारी जो इलेक्शन एनालिसिस थी और जितने भी मत आए, सब में एक बात समान रूप से कही गई थी कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने पिछड़े वर्ग में केवल सत्ता की भूख जगाई, लेकिन जो उनकी आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक जो उनकी आकांक्षा थी, जो उनकी एस्पिरेशंस थी, उनको बीजेपी ने पहचाना, उनको लगातार उनकी उस आकांक्षा को पूरा किया। और पिछले 9 साल का आप अगर रिकॉर्ड देखें तो समाज के सभी वर्गों को समान रूप से सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। तो विश्वविद्यालयों के भर्ती और उसकी बात आप सुन लीजिए। एक नया विवाद का विषय रहेगा। और एक बात मैं और याद दिला दूं 2002 में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने थे, तब हुकुम सिंह की अध्यक्षता में जो सामाजिक न्याय समिति बनी थी, सामाजिक न्याय समिति ने पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण को 3 भाग में बांटने की सिफारिश की थी, और उस समिति की रिपोर्ट का सबसे प्रबल विरोध समाजवादी पार्टी ने ही किया था। और जो रोहिणी आयोग बैठा हुआ है केंद्र में, उसकी भी यही सिफारिश है कि जो डोमिनेंट कास्ट हैं पिछड़े वर्ग में, जो आरक्षण का सारा लाभ ले जाती हैं, इनको 7% समेट दिया जाए और पिछड़े और अति पिछड़े की 2 कैटेगरी और बना दी जाए। 2014 से भारतीय समाजवादी सरकार। तो ये हरीश जी जवाब देंगे। हरीश जी और इकबाल साहब 1 मिनट। हरीश जी, ये भी भारतीय जनता पार्टी के सुन तो लीजिए, वो तो विश्लेषण कर रहे थे सर।
नहीं, गलत भी जो है वो है, जो है वो है। नहीं, आप 14 का वोट बैंक जोड़ लीजिए, ओबीसी वोट बैंक। आप 17 का जोड़ लीजिए। हम तो वोट बैंक की बात कर रहे हैं, पांडे जी की वोट बैंक जानकारी के लिए वोट बैंक की बात कर रहे हैं। पांडे जी की जानकारी के लिए मैं बता एक दूं, मिनट। चुनाव में क्या हुआ? पांडे नहीं तो आपके हिसाब से नहीं करेंगे ना राहुल सर, जी, आपके हिसाब से कीर्ति निधि जी नहीं करेंगे, आपके हिसाब से नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से करते तो हमें लगता है कि 14 में बेहतर जीत होती, 17 में फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते और 22 में भी बनते, 19 में बेहतर सीटें होती, 24 में बेहतर सीटें होती। प्रोफेसर का पद नहीं, हरीश जी को सुन लीजिए। प्रोफेसर बनाने का सवाल ही नहीं। लेकिन क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी जाती जनगणना करा करके सबको मैंने सबका कहा, दे देती? राहुल जी आवाज आ रही, बोलिए हरीश जी। उत्तर प्रदेश में डीजीपी, तमाम जिलों में कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, आईजी भारतीय जनता पार्टी ने बनाए और तमाम यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर बनाए। इंटर कॉलेज में प्रोफेसर का कोई पद नहीं होता, इसलिए पांडे जी के लिए जानकारी के लिए बता दें कि इंटर कॉलेज में प्रोफेसर तो नहीं, लेकिन आपसे कम नहीं जानता हूं। आप अब बहस को कहाँ लेकर जा रहे हैं, समझ से परे है। आपने प्रोफेसर कहा था तो मैंने इसलिए कहा नहीं है ना उनके पार्टी में, उनकी पार्टी में है ना प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, इसीलिए कह रहे हैं। उद्बोधन में प्रोफेसर कहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने वाइस चांसलर बनाए, कॉलेजों के प्रिंसिपल बनाए। ठीक है, इकबाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से सुन लेते हैं, आ रहे हैं। भार्गव साहब आते हैं आपके पास। इकबाल साहब डायरेक्टर बनाए। हरीश जी एक मिनट, इंजीनियरिंग इकबाल साहब मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर बनाए। इकबाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते पांडे जी हैं। का आरोप कहीं ठहरता नहीं है। जी। राहुल जी, मोदी जी ने जो ये लोग का आरोप होता है। एक मिनट हरीश जी, तो एक मिनट हरीश जी, एक मिनट। इकबाल साहब, राहुल जी, मोदी जी ने जो भाषण दिया है ओबीसी के लिए, अभी उत्तर प्रदेश में जो राजभर जी और डॉक्टर संजय निषाद, ये दोनों लोग का दिल मिला नहीं है। चुनाव आने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा जब इनके परिवार वालों को टिकट नहीं मिलेगा, ये धाराशाही होंगे और ये पार्टी का क्या हाल होगा, ये सामने उत्तर प्रदेश में 2024 में दिखेगा। फिर देखेंगे कि ओबीसी के लिए क्या मोदी जी कर सकते हैं, क्या करेंगे जब ये 2 दिन नहीं मिला पाएंगे। भार्गव जी, अभी हमारे जो है कीर्ति निधि पांडे भाई हमारे बड़े अच्छे मित्र, क्या करें, उनकी समस्या बड़ी गंभीर है। राहुल भाई वो साफ साफ बोल नहीं पाते। आज ये पिछड़ों के बड़े हितैषी और दलितों और पिछड़ों के बड़े हितैषी बन रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। ये किसने किया भैया? आज बड़े आप इनके हितैषी बन रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, आपने हमसे अलायंस क्यों किया? सुनिए, किन मुद्दों के आधार पर आपने अलायंस किया? कीर्ति भाई सुनो तो सही है भाई। नहीं, आपके नेता ओमप्रकाश राजभर जी ने अलायंस क्यों किया? अगर हम पिछड़ों के विरोधी थे, दलितों के विरोधी थे, तो आपने उस समाज के साथ धक्का किया। आप तो योगी आदित्यनाथ जी को भी पिछड़ा विरोधी बता रहे थे, आप तो भारतीय जनता पार्टी को भी पिछड़ा विरोधी बताते थे। आप तो देश का सबसे बड़ा झूठा माननीय प्रधानमंत्री को बताया, दूसरे नंबर का झूठा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताया। आप लोगों का कोई कैरेक्टर तो नहीं गया। कीर्ति निधि जी सुन तो लीजिए, पार्टी बदलते रहिए, भाषा बदलते रहिए, सुन तो लीजिए। देखिए, इनके नेता नहीं, क्या अखिलेश यादव सहयोगी नहीं बदले क्या? छोड़ दीजिए उसको, उस पर नहीं जाएंगे। जो कहना चाह रहे हैं भार्गव साहब उसको तो सुन लीजिए। राहुल जी, इनके नेता तो इकबाल साहब सुन तो लीजिए। आपने सवाल उठाया तो सुन तो लीजिए। न मन मिला न दिल मिले, कहना क्या चाह रहे हैं भार्गव साहब वो तो सुनिए। जी, ये शिक्षा की बात करते हैं। 23 सितंबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश हरीश जी, प्राथमिक विद्यालय में अमीर गरीब के बेटा को एक साथ अनिवार्य पढ़ाई की बात कर रहे थे, लागू करना था। क्यों नहीं किया भैया? तब तो आपको करने का समय था। आपका समय में आपने किया नहीं, दूसरों को लांछन देते हो। जब आप सत्ता में थे तब आपको ये शोभा नहीं देता था। दूसरी अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर हमारे अंदर इतनी कमियां थी तो आपने अलायंस क्यों किया? अलायंस इसलिए किया था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते तो कर देते। नहीं, अखिलेश यादव को सत्ता दिलाने के लिए किया था, लेकिन नहीं मिल पाई। ठीक है, सुन लीजिए कीर्ति निधि जी, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। आप क्यों इकबाल साहब डूबती नहीं है समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ जो ठीक है, वो हार गया 22 में, तैयारी आगे के लिए कर रहे हैं, क्यों बार बार आप जख्मों को कुरेद रहे हैं?
भार्गव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। दूसरी बात आप देखिए, इसी राहुल जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। आ रहे हैं राहुल सर, जी वीरेंद्र सर एक मिनट सुन तो लीजिए। भार्गव जी, पिछड़ी जातियां नहीं रहती थी जी, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय शमशान घाट बनाने के लिए जो है इन्होंने कितना पैसा दिया था, उस पैसे को भूल गए। शमशान घाट बनाने के लिए आपने कितना हो गया। हरिश्चंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरिश्चंद्र जी संक्षेप में अपनी बात कहिए। वीरेंद्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उन सुनते हैं क्या कहेंगे वो। हरीश जी, हमने कहा कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता मित्र हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि श्रीमान अधीर रंजन चौधरी जी ने खुद ही कहा था कि मजबूरी गठबंधन है। वो दूसरे के गठबंधन के बजाय अगर कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन को देखे कि कितने अंतर विरोध हैं और किस तरह से वो गठबंधन का क्या हाल होगा चुनाव आते आते, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। बाकी गठबंधन की तरफ वो देख के क्या करेंगे, और उनके तो पार्लियामेंट में नेता कह रहे हैं कि मजबूरी का गठबंधन है। ठीक है, इंडिया का परचम लहराएगा, वीरेंद्र सर, परचम लहराएगा। वीरेंद्र सर अगर आप देखें 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव से लेके 2022 के यूपी असेंबली चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने को लगातार जो है समय के अनुसार बदला है। वीरेंद्र सर इतना सटीक विश्लेषण ना कीजिए, कीर्ति निधि जी को दिक्कत हो सकती है। संगठन का सामाजिक आधार बनाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी स्टैग्नेंट रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने सामाजिक आधार के विस्तार करने के लिए पिछले 20 सालों में कोई ठोस काम नहीं किया। आज बिहार में बीजेपी पिछड़े वर्ग की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो ये जो चेंज हो रहा है, जो सोशल चेंज हो रहा है, और उसके अनुसार जो बीजेपी ने अपने आप को उसके लिए अडॉप्ट किया है, ये काम हमें अन्य पार्टियों में होता हुआ तो अखिलेश यादव को बताएगा कौन? सारा विवाद जो आज यहाँ हो वीरेंद्र भट्ट जी, अखिलेश यादव को बताएगा कौन? रणनीतिकार कौन है? थिंक टैंक कौन है? कर रही है बीजेपी मैं तो मानता हूं कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है, मैं मान लेता हूं, लेकिन थिंक टैंक तो बेहतर होना चाहिए ना अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का। थिंक टैंक में कौन शामिल है? वही जो 17 से लगातार काम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी बताते जा रहे हैं। बीजेपी कहाँ मजबूत है? उसी के अनुसार कार्य राहुल जी, बीजेपी कहाँ मजबूत है? यूपी में का चुनाव हार गई, यूपी में 4 स्टेट का चुनाव यूपी में, उत्तर प्रदेश में जहां आप कमजोर हैं। उत्तर प्रदेश में मजबूत है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, पार्लियामेंट का चुनाव आएगा और परिणाम आपके सामने होगा, तब आप अपनी बैलेंस कीर्ति निधि जी, जरूरत है कि अभी भी संभल जाए समाजवादी पार्टी। ठीक है, बेहतर विपक्षी दल है, लगातार बीजेपी से दो चार हो रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन एक अदद जीत की दरकार है आप लोगों को। उसके लिए कुछ रणनीति है जो भी राजकारकारिणी में बदलाव के साथ क्या मान लेगी ओबीसी वोट बैंक आप लोगों के खाते में आ जाएगा। देखिए, इसके पहले भी हमारे कार्यकारिणी में पिछड़े समाज के तमाम नेता रहे। ये जो परसेप्शन बनाने का प्रयास हो रहा कि बीजेपी को देख करके, बीजेपी के डर से, ऐसा नहीं है। पिछली कार्यकारिणी भी हमारी उठाएंगे तो तमाम पिछड़े समाज के लोग आपको उसमें मिलेंगे। निषाद समाज के, प्रजापति समाज के, बड़ई समाज के, विश्वकर्मा समाज के, तमाम समाज के नेता मिलेंगे। गौड़ समाज के, ये सारे लोग उस कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, प्रदेश की कार्यकारिणी में शामिल है। एक चीज कीर्ति, हम मुलायम सिंह यादव के जमाने की बात करते हैं, वो ठीक है खुद नेता थे, लेकिन हर क्षेत्र का एक नेता भी बनाते थे। अखिलेश यादव में क्यों गुण नहीं है? उस जाति विशेष का एक नेता समाजवादी पार्टी में होता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है समाजवादी पार्टी की। उसमें देखिए धर्म, संप्रदाय और जाति से उठकर चीजें होती थी। देखिए, आज भी वो चीजें एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, और आज भी लोग, और हर जनपद में। और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए घोसी का चुनाव हो रहा, घोसी का चुनाव भी निर्णायक चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी हारेगी वो चुनाव, वहां पीडीए जीतेगा। और जो चौहान साहब की स्थिति है राहुल जी, वो आपको वहां लोकल स्थिति आप पता करिए। लोग अभी से बही खाता अभी से आपने जारी कर दिया, बही खाता अभी से जारी कर दिया। भाजपा, सपा, हरीश जी, ये जो लगातार अभी से आ रहे भार्गव साहब, हरीश जी, हो सकता है यही लिटमस टेस्ट हो 24 को लेकर। लोग
मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो अति आत्मविश्वास है, आजमगढ़ हारे लेकिन अभी भी इनको चेतना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम से, जन सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से, लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से खतौली भी जनता के दिल में बस गई है। भारतीय जनता पार्टी अभी वीरेंद्र सर कह रहे थे कि चुनाव जयंत भी जा रहे हैं एनडीए में। चुनाव परिणाम 5 को आएगा। खतौली एनडीए में जा रहे हैं, आएगा। जयंत चौधरी एनडीए में जा रहे हैं। बैलेंस शीट आप देखिएगा। अंदर खाने ये भी खबर है, वीरेंद्र भट्ट जी ने ये भी कहा कि खतौली अब घोषित का चुनाव परिणाम आएगा और उसमें अपना समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों इंडिया के पार्टनर हैं। हमारा कोई अलग से अलायंस नहीं है समाजवादी पार्टी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से विश्वकर्मा योजना और कहा जा रहा है कि खासकर ओबीसी वोटर्स को साधने की ये कोशिश, वहीं समाजवादी पार्टी ने राजकारकारिणी में बदलाव किया है। गैर यादव ओबीसी को जगह दी गई है। सवाल ये ओबीसी वोट बैंक को लेकर, क्योंकि 14 से लेकर अभी 22 हाल ही में विधानसभा चुनाव जिस तरीके से हुआ, अब 24 में लोकसभा का चुनाव, ओबीसी वोट बैंक बेहद ही कारगर बीजेपी के लिए साबित हुआ है। और यही ओबीसी वोट बैंक अभी समाजवादी पार्टी के खाते में हुआ करता था, जिसके दम पर सरकार बनती थी, चलती थी। और उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी लगी है, लेकिन हर नहले पर तहला बीजेपी लगातार फेंक रही है। हालांकि 2024 का परिणाम बताएगा कि ओबीसी वोट बैंक किसके साथ, लेकिन 14 की बात करें, 17, 19 और 22 की बात करें तो अभी तक परचम इस वोट बैंक पर बीजेपी ने ही फहराया है, उसी के खाते में गिरता